सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बचपन में एक बार उससे दोस्ती तोड़ने की बात कह दी थी। बचपन से ऑटिज्म से पीड़ित तुम्हारी बचपन की साथी तेज धूप में दूर खड़े होकर तुम्हें देखती रहती थी, फिर भी वो कभी खुद से तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन पिछले जन्म में तुम उसकी बीमारी की वजह से उससे दूर दूर रहते थे, जब तक कि एक कार दुर्घटना नहीं हुई। उसने सबसे पहले जलती हुई आग में छलांग लगा दी और तुम्हारे साथ मरने का फैसला कर लिया। तभी तुम्हें उसके दिल में छिपे गहरे प्रेम का एहसास हुआ, इसलिए पुनर्जन्म लेकर लौटते ही तुम सबसे पहले उससे मिलने गए। जब तुम बैन निंगबिंग के सामने प्रकट हुए, वो किसी गलती कर चुके बच्चे की तरह घबराकर अपना सिर झुका गई। अपने होंठ भींचते हुए धीरे से बोली, माफ करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। पहले तुमने उसे सख्त आदेश दिया था कि वो दोबारा कभी तुम्हारी नजरों के सामने ना आए। वो अनायास एक कदम पीछे हट गई, मानो तुमसे बचना चाहती हो, लेकिन उसके दिमाग की सोच और शरीर की हरकत एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। एक कदम पीछे हटने के बाद वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। तुम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इतने समय बाद दोबारा मिलने पर तुम दोनों के बीच पहली बात उसकी माफी होगी। ये कहने के बाद बैन निंगबिंग फिर चुपचाप जमीन को देखने लगी और एक बार फिर अपने बंद छोटे से संसार में सिमट गई। तुम बचपन से जानते थे कि उसे ऑटिज्म है। तुम दोनों की मुलाकात होने से पहले वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी। पूरा दिन बस फर्श को घूरते हुए खामोशी से खोई रहती थी। डॉक्टरों का कहना था कि वो अपने ही संसार में इतनी डूबी हुई है कि बाहरी दुनिया की किसी चीज में उसकी रुचि नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन में आने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। चाहे बैन निंगबिंग के माता पिता उसे कितना भी समझाते, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही तुम सामने आते, उसकी नजरें तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ती थीं। अगर कहा जाए कि बैन निंगबिंग की दुनिया पहले अंधकार से भरी थी, तो तुम उसकी आंखों में मौजूद इकलौती रोशनी थे। बाद में उसने कुछ समय इलाज कराया और उसकी हालत में काफी सुधार आया। वो ना सिर्फ बात करने लगी, बल्कि उसकी बीमारी भी लगातार बेहतर होने लगी। बस तुम दोनों की दोस्ती टूटने के बाद तुमने उसके बारे में बहुत कम सुना। ये सोचकर तुमने बैन निंगबिंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? बैन निंगबिंग अब भी सिर झुकाए जमीन को देख रही थी। उसने जरा भी जवाब नहीं दिया। तुमने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और धैर्य से इंतजार करते रहे। कई मिनट बीत जाने के बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। तो तुम मुझसे मिलने आई हो, क्या कोई बात है? उसने फिर धीरे से सिर हिलाकर ना कर दिया। तुम असहज होकर वहीं खड़े रह गए और माहौल एकदम खामोश हो गया। तुमने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और कुछ पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या कहूं। लेकिन बैन निंगबिंग को कोई जल्दी नहीं थी। वो अब भी जमीन को देख रही थी, मानो खोई हुई हो। उसका ये हाल था। वो बिना हिले डुले पूरा दिन यूं ही देखती रह सकती थी। सचमुच बेचैन तो दूसरा था। गाड़ी के पास खड़ा ड्राइवर ये दृश्य देखकर बेचैनी में पैर पटकने लगा और मन ही मन बड़बड़ाया, मिस, आप हर हफ्ते एक बार मिस्टर फोंग के स्कूल के गेट पर आकर उनका इंतजार करती हैं। अब इतनी मुश्किल से उनसे मुलाकात हुई है तो फिर कुछ बोलती क्यों नहीं? कम से कम एक बार ये तो कह दीजिए कि आपको उनकी याद आती थी। ये भी ठीक रहता। ये सोचते हुए ड्राइवर ने बेबसी से एक लंबी सांस छोड़ी। अचानक पेट से गुड़-गुड़ की आवाज आई, जिसने दोनों के बीच की असहज खामोशी तोड़ दी। तुमने पलकें झपकाईं और यकीन किया कि यह आवाज बैन निंगबिंग के पेट से आई थी। फिर पूछा, तुम्हें भूख लगी है? क्या तुमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया? बैन निंगबिंग की पलकें हल्का सा कांपी और उसने आखिरकार सिर उठाया। उलझन भरी नजर से तुम्हारी ओर देखा। बै, तुमने समझाया, तुम्हारे पेट से आवाज आई है, इसका मतलब है कि तुम्हें भूख लगी है। बैन निंगबिंग ने धीरे से जवाब दिया। ओह। फिर उसने दोबारा सिर झुका लिया और जमीन को देखते हुए खो गई। तुमने बेबस होकर अपना माथा थपथपाया। तुम भूल गए थे कि बैन निंगबिंग की सोच आम लोगों से अलग है। सामान्य लोग भूख लगने पर खाना खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसकी समझ में ऐसी कोई बात नहीं थी। चलो, मैं तुम्हें दोपहर का खाना खिलाता हूं। तुम मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसे लेकर कैंटीन की ओर चल पड़े। यह हरकत स्वाभाविक और परिचित थी। पहले जब बैन निंगबिंग खो जाती थी, तब भी तुम इसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाते थे। बैन निंगबिंग एक पल के लिए चौंक गई। उसकी नजर धीरे धीरे दोनों के जुड़े हुए हाथों पर गई। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। ड्राइवर ने जब दोनों को चलते देखा तो वो जल्दी से उनके पीछे हो लिया। उसे डर था कि कहीं मिस के साथ कुछ हो न जाए। मालिक और मालकिन ने उसे खास तौर पर हिदायत दी थी कि वो एक पल के लिए भी मिस से दूर न रहे। जब तुम लोग कैंटीन पहुंचे, तब ठीक क्लास खत्म होने का व्यस्त समय था। कैंटीन में अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की के प्रवेश करते ही सबकी नजरें एक साथ उसकी ओर मुड़ गईं। लेकिन तुम्हें आसपास की निगाहों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन बैन निंगबिंग का पूरा शरीर असहज हो उठा। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए और अनजाने में तुम्हारे और करीब खिसक गई। उसकी भौएं भी कसकर सिकुड़ गईं। ये देखकर ड्राइवर के मन में खतरे की घंटी बज उठी। वो अच्छी तरह जानता था कि मिस की बीमारी की वजह से वो दूसरों की नजरों के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसे ही बहुत सारी निगाहें उस पर टिक जाती हैं, उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसी हरकतें भी कर सकती है।
मालिक और मालकिन ने उसे हर समय साथ रहने का आदेश इसी कारण दिया था, ताकि मिस की हालत बिगड़ने पर वो तुरंत उनकी देखभाल कर सके। वो तुरंत तेज कदम दौड़ता हुआ दोनों की ओर बढ़ा। तुमने बाई निंगबिंग की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया और सहजता से पूछा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? पहले तुमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था और ये भी नहीं जानते थे कि उसे कौन सी डिश पसंद है। इस समय बाई निंगबिंग के सिर में लगातार दर्द उठ रहा था। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। तभी तुम्हारी आवाज सुनाई दी और वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसके भीतर की बेचैनी और उग्रता धीरे धीरे शांत होने लगी। वो खाली निगाहों से तुम्हें देखती रही, लेकिन उसने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जवाब की उम्मीद भी नहीं की। तुम्हें बस लगा कि उसे एक तरफ छोड़कर खुद मोबाइल चलाना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम खुद ही बड़बड़ाने लगे। मुझे याद है, पहले तुम मेरी थाली से बैंगन उठाकर खाना बहुत पसंद करती थी। क्या अब भी पसंद है? मैं तुम्हारे लिए एक मांस की डिश भी मंगवा देता हूं। पोषण संतुलित होना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर बाई निंगबिंग के दिल में मानो बसंत की हवा बह गई, जिसने उसकी सारी बेचैनी को शांत कर दिया। उसकी सिकुड़ी हुई भौएं भी धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारी ही परछाई रह गई। आसपास की निगाहें अब उस पर जरा भी असर नहीं डाल पा रही थीं। ड्राइवर अभी कुछ ही मीटर दौड़ा था कि उसने देखा बाई निंगबिंग की भावनाएं पूरी तरह शांत हो चुकी हैं। उसके कदम वहीं रुक गए और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पहले जब भी मिस की हालत बिगड़ती थी तो या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाती थी या फिर अपने आसपास के लोगों को। हर बार उन्हें शांत करने में आधे घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता था और बड़ी मुश्किल से उनकी हालत संभलती थी। लेकिन इस बार तुम्हारे साथ रहते हुए 2 मिनट भी नहीं लगे और वो शांत हो गई। तभी उसे समझ आया कि मैडम हमेशा मिस्टर फांग की अहमियत का जिक्र क्यों करती रहती थी। जब तुम लोग खाना लेने वाली खिड़की तक पहुंचे तो तुमने अपने और बाई निंगबिंग के लिए एक जैसा खाना मंगवाया। ठीक है, अब हम ट्रे लेकर वहां मेज पर बैठकर खाते हैं। तुमने उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रे उठाना सिखाया, लेकिन जैसे ही तुमने अपना हाथ उसकी हथेली से निकालना चाहा, बाई निंगबिंग की भौएं तुरंत सिकुड़ गईं और उसने फिर से तुम्हारा हाथ अपनी हथेली में पकड़ लिया। हथेली में फैली गर्माहट महसूस होते ही उसकी भौएं फिर से ढीली पड़ गईं। तुमने दोबारा हाथ छुड़ाया और समझाया, तुम्हें अभी ट्रे उठानी है, इसलिए हाथ नहीं पकड़ सकते। लेकिन बाई निंगबिंग ने फिर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुमने छुड़ाया तो उसने फिर पकड़ लिया। ऐसा कई बार चलता रहा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। तुम अनायास ही भौएं सिकोड़ बैठे। उसका ये जिद्दी और समझाना मुश्किल स्वभाव वही कारण था जिसकी वजह से तुम पहले उसे पसंद नहीं करते थे। अगर ये पिछले जन्म की बात होती तो तुम कब के गुस्सा हो चुके होते। लेकिन एक बार मौत का सामना करने के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा धैर्यवान हो गए थे। ठीक है, हाथ पकड़े रहो। आखिरकार तुमने बेबसी में मान लिया। लेकिन बाई निंगबिंग ने जैसे ही तुम्हें भौएं सिकुड़ते देखा, उसके चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी घबराहट उभर आई। वो जानती थी कि ये फांग युआन के गुस्सा होने का संकेत है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने बात नहीं मानी। जब भी वो बात नहीं मानती, फांग युआन उससे नफरत करने लगते हैं, उसे भगा देते हैं और फिर कभी उससे बात नहीं करते। ये सोचते ही बाई निंगबिंग के सिर में फिर से तेज दर्द उठने लगा, मानो कई स्टील की सुइयां एक साथ उसकी कनपट्टियों में चुभ रही हों। दर्द से उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोर से अपनी कनपट्टी पर मुक्का मार दिया। उसकी इस अचानक हरकत से तुम और दूर खड़ा निगरानी कर रहा ड्राइवर दोनों चौंक गए। दोनों की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि बाई निंगबिंग की हालत फिर से बिगड़ गई है। ड्राइवर तुरंत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और तुमने भी फौरन उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे से उसे समझाने लगे, कुछ नहीं हुआ, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे ही हाथ पकड़े रहेंगे, ठीक है? ड्राइवर साफ तौर पर इस तरह की स्थिति का आदी था। पास पहुंचते ही उसने जेब से दवा की एक बोतल निकाली और बाई निंगबिंग को दवा देने की तैयारी करने लगा। लेकिन बाई निंगबिंग ने ड्राइवर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद उसने धीरे से तुम्हारी ओर देखा और भारी आवाज में पूछा, सच में हाथ नहीं छोड़ोगे और मुझसे नफरत भी नहीं करोगे? तुम एक पल के लिए ठिठक गए, फिर तुरंत दोनों के जुड़े ले हाथ उसके सामने उठाकर बोले, सच में। देखो, ये देखकर बाई निंगबिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपने सिर पर मार रहा हाथ भी नीचे कर लिया। फिर वो चुपचाप तुम्हारे पास खड़ी हो गई, मानो अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। ड्राइवर एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार देखा था कि मिस की हालत बिगड़ने के बाद वो इतनी जल्दी शांत हो गई हो, यहां तक कि उसे दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पलक झपकते ही तुम एक हाथ से टेढ़े मेढ़े तरीके से ट्रे उठाए हुए थे। ड्राइवर तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। मिस्टर फांग, मुझे दे दीजिए, आप मिस को लेकर वहां बैठ जाइए। तुम्हें भी लगा कि एक हाथ से काम करना सचमुच असुविधाजनक है, इसलिए सर हिलाकर बोले, तो फिर तुम्हें कष्ट होगा। तुम बाई निंगबिंग को लेकर कैंटीन के एक कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। ड्राइवर जल्द ही दोनों के खाने की ट्रे लेकर आ गया। तुमने अपना मील कार्ड ड्राइवर की ओर बढ़ाया। तुमने भी अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया होगा, लो मेरा कार्ड ले जाओ, अपने लिए भी खाना ले आओ। ड्राइवर ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में एक ब्रेड खा लूंगा। उसकी जिम्मेदारी हर समय मिस के साथ रहना थी। वो अकेले खाना लेने जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर इसी बीच मिस की हालत फिर बिगड़ जाती और वहां कोई ना होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। तुम जानते थे कि बाई परिवार के नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए तुमने
जोर नहीं दिया और चॉपस्टिक बैन निंगमिंग को थमा दी। खाना खाओ। बैन निंगमिंग ने पहले चॉपस्टिक को देखा, फिर तुम्हें देखा। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे उसे अपने हाथ में लिया। तुमने भी बाएं हाथ से चॉपस्टिक उठा ली। तुम स्वभाव से बाएं हाथ से काम करने वाले नहीं थे, लेकिन पहले बैन निंगमिंग भी ऐसी ही थी। यहां तक कि खाना खाते समय भी वो तुम्हारा हाथ पकड़े बिना नहीं रहती थी। बार बार ऐसा होने के कारण तुमने बाएं हाथ से खाना खाने की आदत डाल ली थी। बैन निंगमिंग बहुत धीरे धीरे खाना खाती थी। एक निवाला भी वो लंबे समय तक चबाती रहती, यहां तक कि खाते खाते अचानक खो भी जाती थी। तुमने उसकी ओर देखा और पाया कि उसकी चॉपस्टिक में मांस का एक टुकड़ा अब भी फंसा हुआ है। तब तुम्हें समझ आ गया कि वो फिर कहीं खो गई है। तुमने धीरे से याद दिलाया, बैन निंगमिंग पहले खाना खा लो। बैन निंगमिंग ने तुम्हारी आवाज सुनी तो उसकी पलकें हल्का सा कांपी और उसने धीरे धीरे मांस का टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। आज ड्राइवर ने जो कुछ भी देखा था वो पहले ही हैरानी की सीमा से बहुत आगे निकल चुका था। कौन हिम्मत करता कि मिस के खोए रहने पर उन्हें अचानक टोक दे। पहले जब भी कोई उन्हें परेशान करता तो अगले ही पल वो गुस्से में मेज पलट देती थी। सिर्फ मिस्टर फांग ही ऐसे थे जो ये कर सकते थे। जब तुम चुपचाप खाना खा रहे थे तभी एक जोड़ी चॉपस्टिक अचानक तुम्हारी प्लेट में आ गई और बैंगन का एक टुकड़ा उठा ले गई। तुमने बैन निंगमिंग की ओर देखा। तुम्हारी प्लेट में तो अभी भी बैंगन बचा हुआ है। बैन निंगमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया और तुम्हारी प्लेट से आलू का एक टुकड़ा भी उठा लिया। तुम हंसे भी और थोड़ा झुंझलाए भी। आखिरकार तुमने सब्जियों की प्लेट उसकी ओर सरका दी। जब दोपहर का खाना खत्म हुआ तब लगभग 1 बज चुका था। बै परिवार राजधानी में रहता था और तुम सू शहर में विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। हालांकि दोनों शहर एक दूसरे के पास ही थे, लेकिन कार से जाने में भी 4 घंटे से अधिक लगते थे। अगर अब नहीं निकले तो समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता। तुम बैन निंगमिंग को कॉलेज के गेट तक छोड़ने आए और ड्राइवर से कहा, कृपया इन्हें घर पहुंचा दीजिए। ड्राइवर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, ये तो मेरा कर्तव्य है मिस्टर फांग, आप बहुत विनम्र हैं। ये सुनते ही बैन निंगमिंग समझ गईं कि अब उन्हें तुमसे अलग होना पड़ेगा। उसने तुम्हारा हाथ और कसकर पकड़ लिया। तुमने अपनी हथेली पर बढ़ता हुआ दबाव महसूस किया और सिर झुकाकर देखा तो उसकी आंखों में गहरा बिछड़ने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। पिछले कई वर्षों में तुम न जाने कितनी बार ऐसी नजरें देख चुके थे। तुम्हारा दिल हल्का सा पिघल गया और तुम्हारी आवाज भी पहले से नरम पड़ गई। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, अगर और देर हुई तो आंटी परेशान हो जाएंगी। लेकिन बैन निंगमिंग ने सिर हिला दिया और हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। तुमने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर प्यार से थपथपाया। अच्छी बच्ची बनो। बैन निंगमिंग की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसके चेहरे की जिद भी पल भर में नरम पड़ गई। फांग युआन ने उसके सिर पर हाथ फेरा था। पहले जब भी तुम उसे किसी बात के लिए मनाते थे, तो इसी तरह उसके सिर पर हाथ फेरते थे। लेकिन बाद में जब तुम बड़े हो गए और दोस्तों ने इस हरकत का मजाक उड़ाते हुए इसे बचकाना कहा, तो तुमने फिर कभी ऐसा नहीं किया। तुमने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। ठीक है, अब घर जाओ। बाय निंगमिंग ने अपनी खाली हो चुकी हथेली की ओर देखा और उसके मन में फिर से बेचैनी उठने लगी। तभी तुमने आगे कहा, घर पहुंचकर मुझे मैसेज करके बता देना कि तुम सुरक्षित पहुंच गई हो, समझी? बाय निंगमिंग का ध्यान तुरंत बट गया। उसने पूछा, क्या फांग युआन जवाब देंगे? तुमने सिर हिलाया। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद बाय निंगमिंग ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी कोई खास भाव नहीं था, लेकिन तुमने उसके होंठों के कोनों पर उभरती हल्की सी मुस्कान देख ली और समझ गए कि वो खुश है। बाय निंगमिंग कार की पिछली सीट पर सीधी बैठी थी और ड्राइवर उसे घर की ओर ले जा रहा था। उसके पिता ने कहा था कि अगर किसी की याद आए तो उसे संदेश भेजा जा सकता है, लेकिन उसने पहले फांग युआन को न जाने कितने संदेश भेजे थे और कभी कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी इस बार फांग युआन ने वादा किया था कि वे जवाब देंगे। बाय निंगमिंग ने मोबाइल को कसकर पकड़ा हुआ था और खुशी खुशी घर पहुंचने का इंतजार कर रही थी ताकि वो फांग युआन को संदेश भेज सके। बाय निंगमिंग की कार को जाते हुए देखने के बाद तुम अपने छात्रावास लौट आए। जैसे ही तुमने कमरे का दरवाजा खोला, शाओ यान दांत पीसते हुए तुम्हारी ओर लपका और पूछताछ करने वाले अंदाज में बोला, सच सच बता दो तो सजा कम होगी, छिपाने की कोशिश की तो हालत खराब कर दूंगा। जल्दी बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की से तुम्हारी पहचान कहाँ हुई? कौन सी खूबसूरत लड़की? तुमने हैरानी से पूछा। शाओयान थोड़ा और करीब आया और पूरे विश्वास से बोला, वही जो आज कैंटीन में तुम्हारे साथ थी। पड़ोस वाले कमरे के लड़कों ने मुझे सब बता दिया है। उन्होंने कहा कि तुम एक बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ कैंटीन में खाना खा रहे थे। वो तुम्हारे लिए अपना सिर पीट रही थी, खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, और पास में एक आदमी भी था जो देखने में बिल्कुल साधारण था, फिर भी खुशी खुशी चापलूस बना हुआ था। तुम दोनों के लिए खाना ला रहा था और परोस रहा था। शाओयान की ये बात सुनकर तुम्हें सचमुच एहसास हुआ कि अफवाहें कैसे हवा से पैदा हो जाती हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने बेबस होकर सफाई दी। मैं और बाय निंगमिंग सिर्फ दोस्त हैं,
वो आदमी उसके घर का ड्राइवर है। मैं किसी दो लड़कियों के बीच फंसा हुआ नहीं हूं। शाओयान के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। दोस्त लोग ऐसे हाथ पकड़ते हैं क्या? तुम कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गए, फिर समझाया। हमने उंगलियां आपस में नहीं फंसाई थीं और उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। बाय निंगबिंग को ऑटिज्म है। उसके व्यवहार में कई जिद्दी आदतें हैं। अक्सर उसकी बात माननी पड़ती है। उसे प्यार से समझाना पड़ता है, वरना उसकी हालत बिगड़ जाती है। शाओयान की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी अधिकांश लोगों की होती थी जब उन्हें बाई निंगबिंग की बीमारी के बारे में पता चलता था। उसके चेहरे पर हैरानी और सहानुभूति साफ झलक रही थी। उसने 2 बार आह भरी और अफसोस से कहा, सचमुच अफसोस की बात है। इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती हमारे पूरे कॉलेज की लड़कियों पर भारी पड़ जाए, कौन सोच सकता था कि उसे ऐसी मानसिक बीमारी होगी। तुम्हारी भौहें हल्का सा सिकुड़ गईं। पहले भी तुमने लोगों को बाई निंगबिंग के बारे में ऐसी बातें सुना था, लेकिन आज वही बातें सुनकर तुम्हारे मन में अनजाने में एक असहजता पैदा हो गई। शाम के 5 बजे बाई निंगबिंग आखिरकार बाई परिवार के घर पहुंच गई। लियू हुईशियान को ड्राइवर का सुरक्षित पहुंचने वाला फोन पहले ही मिल चुका था और तब से वो दरवाजे पर खड़ी अपनी गर्दन बढ़ा के बेटी के लौटने का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट बाद एक काली कार धीरे धीरे बाई परिवार की हवेली में दाखिल हुई। लियू हुईशियान ने जैसे ही परिचित नंबर प्लेट देखी, वो तुरंत तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसने देखा कि उसकी बेटी सिर झुकाकर मोबाइल को घूर रही थी। पता नहीं किस बात में खोई हुई थी। ऐसा दृश्य उसके लिए नया नहीं था। जब उसकी बेटी खो जाती थी तो किसी की भी बात का जवाब नहीं देती थी। फिर भी वो आदतन बेटी के कान के पास जाकर धीरे से बोली, निंगबिंग, आज बाहर जाकर मजा आया? भूख लगी है क्या? माँ अभी जाकर रात का खाना बनाती है। तुम्हारी पसंद का बैंगन बनाऊं? निंगबिंग, पहले कार से उतर जाओ। जो भी सोच रही हो घर के अंदर जाकर आराम से सोच लेना, ठीक है? बाई निंगबिंग की आंखें हल्का सा हिली, मानो वो अपनी सोच से बाहर आई हों। लियू हुईशियान के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसकी बेटी आखिरकार उससे बात करेगी। लेकिन बाई निंगबिंग ने बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोला और तेजी से घर की ओर चल दी। लियू हुईशियान पूरी तरह उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर भी जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी। बाई निंगबिंग जाकर बस मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। उसने अपने अंगूठे से मोबाइल स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया, फिर दोबारा स्क्रीन को देखते हुए खो गई। उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन लियू हुईशियान ने तुरंत एक बात नोटिस की कि उसकी बेटी के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए हैं। ये साफ संकेत था कि उसका मूड बेहद खुश है। बेटी खुश थी तो मां का खुश होना भी स्वाभाविक था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी। क्या देख रही हो? लेकिन जब उसकी नजर स्क्रीन पर लिखी चीजों पर गई, लियू हुईशियान के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई और उसके होठों पर सजी खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो बाई निंगबिंग और फांग युआन की चैट विंडो थी। सबसे नई भेजी गई पंक्ति थी, मैं घर पहुंच गई हूं। जब उसने ऊपर की ओर स्क्रॉल किया तो पूरा चैट बॉक्स बाई निंगबिंग के संदेशों से भरा हुआ था। हो या बारिश, इन सभी संदेशों में एक बात समान थी। हर संदेश के सामने एक चुभता हुआ लाल विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ था। तुमने तो बहुत पहले ही उसका संपर्क हटा दिया था। लियू हुईशियान का दिल कसकर भर आया, लेकिन निंगबिंग को यह समझ नहीं आता था कि उस लाल निशान का क्या मतलब है। फिर भी वो समय समय पर उसे संदेश भेजती रहती थी। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो वो इस निशान का मतलब कैसे ना समझता, लेकिन निंगबिंग वैसी नहीं थी। लियू हुईशियान की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना मुंह ढक लिया और चुपके से सिसकने लगी। गला भराकर बोली, निंगबिंग, चलो पहले खाना खा लेते हैं। हो सकता है खाना खाने के बाद फांग युआन तुम्हें जवाब दे दें। लेकिन जैसे ही उसका हाथ बाई निंगबिंग की बाह को छुआ, बाई निंगबिंग तुरंत एक ओर हट गई और भौएं सिकोड़कर बोली, फांग युआन ने कहा है कि वो जवाब देंगे। मुझे इंतजार करना है। अगर फांग युआन को पता चल गया कि मैंने इंतजार नहीं किया और मैं अच्छी बच्ची नहीं रही तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे। ठीक पिछली बार की तरह मैंने उनकी बात नहीं मानी थी और फिर मैं कभी फांग युआन से नहीं मिल पाई। अपनी बेटी को धीरे धीरे बेचैन होते देखकर लियू हुईशियान ने तुरंत हार मान ली। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, अभी खाना नहीं खाएंगे।